अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज के बाद तहरीक इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। तसलसल से ऐसी पेशरफ्त हो रही हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मजबूत जरूर कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात की जाएं। अब गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका ताल्लुक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और इलेक्शन ज़ाब्तियों से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की गिरफ्तारी स्वाबदीदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। मुनासिब मदावा ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक उन्हें इस हिरासत के बायस मुआवजे और दीगर अजाले का काबिल अमल हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का कहना था कि इमरान खान की कानूनी मुश्किलात उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जबर की बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के इंतखाबात से कबल इमरान खान की पार्टी के अरकान को गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी रैलियों में रुकावट डाली गई। ये भी इल्जाम लगाया गया कि इंतखाबात के दिन बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें चोरी की गई। IPP के MNA ऑन चौधरी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसी लॉबी फर्म्स को हायर किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब को एक्यूज भी किया और कहा कि उन्होंने 2016 में एक PR फर्म को हायर किया और उसी को इंगेज करके अब ये वर्किंग ग्रुप जो UN का है उसकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। 2016 में एक हम PR फर्म हायर करते हैं यूके में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं इस UN वर्किंग ग्रुप को। एक ऐसी लॉबी क्रिएट की गई है दुनिया में फॉरेन में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इज़हार ख्याल किया। कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला केस टू केस देकर मैं खुद करूंगा। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देकर भाग जाने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में और साबका पार्टी रहनुमाओं के बारे में अलग फैसले होंगे और ये 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल इन पर केस टू केस ही डिसाइड किया जाएगा। दोनों ग्रुपों को पार्टी के 4 तारीख को बुलाया गया है जुमरात के रोज और उनसे बानी पीटीआई खुद बात करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया समेत पूरी कौम ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। सब जानते हैं इलेक्शन में धांधली हुई। बानी पीटीआई ने शिबली फराज और उमर अयूब की तारीफ की और कहा कि इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी और बहुत मुश्किल वक्त देखा। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दिए हुए उमर अयूब के इस्तीफे को मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशिस्तों का केस गैर मुतवक्का तौर पर सुस्त रवि का शिकार हो गया। ये मामला लटकते हुए दिखाई दे रहा है। तासुर था कि 24 और 25 जून की मुसलसल समाअत के बाद वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, मगर आज भी ऐसा मुमकिन ना हो सका और समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत की मुनफरिद बात यह थी कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नजरिया ज़रूरत की तावील पेश की और इंसाफ को बराह रास्त नजरिया ज़रूरत के साथ जोड़ दिया। Read all the judgments of this court which introduce the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. They simply followed the constitution and said this is not permissible, you cannot take over. जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस से यकसर मुख्तलिफ रहा। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं और उनके पास रिजर्व सीट्स आती। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहाँ से पहुंचे हैं कि अगर हम पूरी पिक्चर ही ना देख सके कि कंप्लीट जस्टिस को क्या कहाँ लेके जाना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से आइन की गलत तशरीह की है। Created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court which upheld their order. The duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem. जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की और ये भी बुनियादी सवाल उठाया कि क्या आइनी इदारे की जानिब से गैर आइनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे।
Constitutional highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के केस की सुस्त रफ्तार पर खुश नजर नहीं आती। सीनियर रहनुमा आमिर डोगर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। और हम बचपन से सुनते थे कि कानून अंधा होता है, और हम सब देख रहे हैं कि कानून अंधा है। ये केस जो डिले किया जा रहा है गैर जरूरी तौर पे, ये एक दिन का मुकदमा नहीं है। मैं खुद भी वकील हूँ। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हुई। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी को नामजद किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आलिया नीलम को तैनात किया गया, जो लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी और अब जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती हमारी तमाम बहनों और ख़वातीन और बेटियों के लिए ये मशल राह ज़रूर है। देहात और छोटे शहरों की छोटे शहर में जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना उनको चाहिए, क्योंकि कौम की तरक्की आधी आबादी के काम करने से मुमकिन नहीं है। और ये इंतहाई एक खुशाइन एक अमल कंसिडर किया जा रहा है, और उम्मीद भी यही की जाती है कि इस तरह से हमारी और भी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं वो इस तरह से बड़ी पोजीशन जो है वो अटेन करते हुए दिखाई दें। वापस जुडिशल कमीशन के इजलास की बात करें तो वहाँ ये अमर भी अहम है कि चीफ जस्टिस साहब माजी में तो हमेशा सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तरजीह देते रहे, मगर लगता है कि बाकी मामलात की तरह सीनियरिटी प्रिंसिपल पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ में फ़र्क आ गया है। सीनियर वकील हामिद साहब इस हवाले से कुछ रोज़ कबल उन्होंने गुफ्तगू की, आइए आपको सुनाते हैं। ये है कि उनकी सोच में तब्दीली आई है, क्या उनको किसी किस्म का झांसा दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसमें जाती पसंद नापसंद का एलिमेंट आ गया है। वरना तो बड़ा सीधा बात थी कि जहां पर सीनियर मोस्ट जज जो भी अवेलेबल हैं उन्हीं का नाम नोटिफाई होना चाहिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम रऊफ हसन साहब, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रऊफ साहब, एक हफ्ते के अंदर बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में हम भी एक करारदाद पाकिस्तान भी लेकर आया था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही हम UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट भी देख रहे हैं जो सामने आ चुकी है गुज़िश्ता रोज़ से ही, जिसने डिक्लेयर किया इमरान खान साहब की जो इनकार्सरेशन है इलीगल है, उनकी रिलीज को डिमांड किया है, और साथ साथ कॉम्पनसेशन की भी बात कर रहे हैं। यानी कि एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अब सामने आ गया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट आपके ख्याल में, और व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस रिपोर्ट सर? थैंक यू अलीना, वेरी काइंड ऑफ यू। ये जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, बेसिकली आई थिंक इट्स ह्यूज, इट्स इमेंस। ये मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड है कि इससे पहले कभी किसी और लीडर के बारे में इस किस्म की रिपोर्ट इतनी कैटेगोरिकल, इतनी सब्सटेंटिव और इतनी क्लियर कट आई हो, जो कि खान साहब के बारे में उन्होंने किया है। उन्होंने ये रिपोर्ट मेरे पास है, ये देखिएगा, मैं इसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उन्होंने पूरी अपनी डिटेल की है। दिस इज़ बाय द वे नॉट द कंप्लीट रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट अभी आएगी, उसमें पता नहीं और क्या क्या निकलता है। इसमें जस्ट एन आउटलाइन ऑफ व्हाट दे हैव रिकमेंडेड। तो इसमें उन्होंने खान साहब को कहा है कि आर्बिट्ररी डिटेंशन में हैं, इनके जो केसेस थे, जिस तरीके से फाइट किया गया, जिस तरीके से इन केसेस उनके ऊपर इम्पोज किए गए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। फिर इन्होंने जो उसमें जो लीगल लिकूनास हैं सारे, जिस तरीके से प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई, उनको हाईलाइट किया है। एक एक चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस में कहा है कि इनको फौरी तौर के ऊपर रिलीज किया जाए और रेपरेशंस भी दी जाए। एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि 7 नवंबर 2023 को इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि जी आप, जिस पर अभी तक रिस्पांस नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं आया, और आज इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस ने कमेंट किया है। सो 8 माह का अरसा गुजर चुका है। बट रऊफ साहब, आप किसे क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? मेरा ख्याल है ये बहुत से लोग हैं, हमारी मतलब सपोर्ट की जो बेस है इट्स वेरी वास्ट। नो बट डज पीटीआई टेक ओनरशिप ऑफ दिस? भी, और डायस्पोरा जो है प्रेडोमिनेंटली वो पाकिस्तान खान साहब को, पीटीआई को और खान साहब को सपोर्ट करते। दे
बैटली इन लव विद द मैन बेसिकली, यू नो. और मैंने देखा उनको, मिला हूँ जाके, मैं जब भी कभी गया हूँ मैं उनको मिला हूँ. ये उनकी एफर्ट्स हैं, उसमें जुल्फी बुखारी का भी रोल है और उन्होंने किया है. और ये जुल्फी बुखारी साहब का रोल है ब्रॉड, अभी लास्ट में बात है, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो भी उनके साथ काम करते हैं. क्योंकि आज वो ऑन चौधरी साहब ने भी कुछ बात की है. मैं बल्कि चाहूंगी अगर हम सुनवा सकें जरा सुना दीजिए, क्योंकि वो एलिगेशन आयद कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब से मुताल्लिक लेकर. आइए सुनते हैं. स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है. कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं. आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है. रऊफ साहब, दो चीज़ें खान साहब ने की थी अपने आपको दौरे हुकूमत में. एक उन्होंने ईवीएम की बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की थी, जो कि वोटिंग के दौरान जो घपले होते हैं, जो फ्रॉड होता है, उसको ख़त्म करती. नंबर एक. नंबर दो, उन्होंने राइट ऑफ वोट दिया था पाकिस्तानी डायस्पोरा को ओवरसीज पाकिस्तान. जब ये हुकूमत पीडीएम की पहली हुकूमत आई है, उन्होंने विदिन द फर्स्ट आई थिंक 4 or 5 days उन्होंने दोनों चीज़ों को ख़त्म करवा दिया था. दैट मीन्स कि बैक टू वो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन जिसमें वो फ्रॉड कमिट कर सके, और जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है उसको राइट ऑफ वोट उन्होंने खाली. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान खान साहब की कितनी सपोर्ट है और कितने ये लोग कमिटेड हैं टू होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कोई हमें पैसा नहीं मिलता कहीं से, बल्कि हमारी जो पैसे की तरसील होती थी, जो फंडिंग होती थी, वो भी ख़त्म हुई है. अगर बाहर से कोई पैसा आता है तो उनकी जो बंदा भेजता है, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ टारगेट किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को किडनैप किया जाता है, उनकी बिजनेसेस को तबाह किया जाता है. सो जो फंडिंग है पीटीआई की, अगर जो थी भी, वो भी कम हुई है बहुत ज़्यादा. दूसरी बात है, वी आर नॉट वन ऑफ दोज पोलिटिकल पार्टीज़ जो कि तालिबान से पैसा लेके, यू नो, जो कि उसामा बिन लादेन से पैसा लेके, यू नो, आगे पॉलिटिकल यहाँ इंजीनियरिंग करते थे, या मैं और नहीं नाम लेना चाहता लेकिन एक ही पड़ा है. हम लोग मेरिट के ऊपर बात करते हैं. ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि फेयर इलेक्शंस हो. डायस्पोरा का वोट देने का मतलब ही ये था कि इन्वॉल्वमेंट हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए. और खान साहब की ये कंटेंशन है, रही है और आज भी है. जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिट्रीवल जो है वो पाकिस्तान के डायस्पोरा के थ्रू होगी. जब वो इन्वेस्ट करेंगे इस मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट आएगी. Right. जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करते, पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. राइट. बट रऊफ साहब, लाइक यू मेंशन जुल्फी बुखारी साहब योरसेल्फ और ऑन चौधरी साहब जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे मुतालिक, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पीआर फर्म 2017 की हायर की, पैसे दिए और साथ साथ उसी को इंगेज किया यूएन वर्किंग ग्रुप के साथ 2016 में. जुल्फी बुखारी साहब का मैं नाम नहीं लिया, उन्होंने तो खुद ट्वीटिंग की हुई है. नंबर एक. नंबर दो बात, पब्लिक रिलेशंस फर्म हायर करना जुर्म है, लॉबिंग फर्म हायर करना जुर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में जुर्म है, रूल ऑफ लॉ जो है क्या जुर्म है. सो आप पे एलिगेशन तो वैसे ये लोग यही लगा रहे हैं. क्या है, हम अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रमोट करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है वो सबको मिले, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मिले. पाकिस्तान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ कब है? क्या इसमें जो चीज़ बयान की गई है उसमें से एक चीज़ भी गलत है? खान साहब के साथ जो हो चुका है पिछले जब से वो तकरीबन 1 साल हो रहा है वो जेल में बैठे हुए हैं, उनके साथ जो किया, जो ट्रीटमेंट रवा रखा गया है, पाकिस्तान के किस आइन और किस कानून में लिखा हुआ है वो? मैं तो मिलता हूं उनको हर हफ्ते. आई नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. किस कानून और किस आइन में? मेरे साथ कोई बैठ जाए इनका बंदा आके बता दीजिए कि ये आइन में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, इसलिए हम उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जिसने पाकिस्तान को दिया है, लिया नहीं पाकिस्तान से. आपने उस शख्स को 1 साल से पाबंद सलासल किया गया. humiliate करने की कोशिश करते हैं, उनको इमोशनली उनको टॉर्चर करने की कोशिश आप करते हैं. इस दिस ये क्या पाकिस्तान का लॉ कहता है, या पाकिस्तान का कानून कहता है, या पाकिस्तान का आइन कहता है? नहीं. ये इनकी ज़ाती जो अनात है, ये ज़ाती जो इनके दिल में नफरत है उस शख्स के लिए. क्योंकि देखिए, लेट्स फेस द फैक्ट, खान साहब ने तो बाहर आना ही आना है. खान साहब ने तो वापस दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना ही बनना है. और ये भी बात बड़ी पक्की है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये तमाम जो बोरिया बिस्तर अपने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी सियासत खत्म हो जानी है. राइट. और ये इसी से खौफजदा है. ये अगर आप कहते हैं कि इसी से खौफजदा है और उन्हीं की तमाम जो एट्रोसिटीज हैं वो उसको आप कंपाइल अगर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल द कंसर्न्स दैट यू हैव रिगार्डिंग योर लीडर एंड हिज इनकार्सरेशन, आप ये भी प्लान करते हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच करने समहाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटेंशन रखती है? देखिए, यूरोपियन यूनियन के यहाँ ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट, स्केटिंग रिपोर्ट जो थी,
वो उन्होंने, जब उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, जब वो आए थे, सबको मिले थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले थे, हमारी पार्टी के ऊपर भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो मैंने उनको पूछा था जी कि आप इस रिपोर्ट से करेंगी क्या? तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी हम हुकूमत वक्त को सबमिट करेंगे। तो मैंने फिर सवाल किया था कि फिर उसका क्या फ़ायदा? कहते थे जो हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है वो यही है कि जी हम हुकूमत वक्त को इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेंगे। वो आप यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, अगर आपका पहुंच होती है उस तक, इट्स अ स्केथिंग रिपोर्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान, और वो हुकूमत वक्त के पास पड़ी हुई है, वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन इसकी जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है वो भी आप पढ़िए, पत्तन की रिपोर्ट पढ़िए, फाफिन की रिपोर्ट पढ़िए, पिलडैट की रिपोर्ट आप पढ़िए, और जो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसको देखिए। हाई कमिश्नर ऑफ द यूके इन पाकिस्तान आसमा जहांगीर फंक्शन के ऊपर उन्होंने एड्रेस किया था, उसको सुनिए। कहीं चले जाइए आप, नेशनल फोरा हो इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनल फोरा हो, वहाँ एक ही बात हो रही है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, रियासत इमरान खान के साथ जुल्म कर रही है। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, वो किसी चीज़ के गिल्टी नहीं है, और वो 1 साल से उनको गैर कानूनी और गैर आइनी इनकार्सरेशन में रखा हुआ है। तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? बट रऊफ साहब, आपने जिस तरह से कहा यूरोपियन यूनियन के और जो यूरोपियन ऑब्जर्वर्स भी पाकिस्तान आए थे, अब अमेरिका जो है वो बड़ा इन कंसर्न्स को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को शायद डिफरेंटली देखता हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बड़ा एक हाई मॉरल कंपस के साथ जो है उसको इन मामलात को देखता है। आपको नहीं लगता कि इन डेज टू कम, और ऑब्वियसली आपके ओपोनेंट्स तो ऑलरेडी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये आप मुल्क दुश्मनी की खातिर जो है वो शायद सैंक्शंस भी ना इम्पोज करवा दें, लेकिन अगर इस तरफ मामला जाता है जहाँ पे हमारा GSP स्टेटस जो है वो एट रिस्क, एट स्टेक हो जाए, या पाकिस्तान पे पाबंदियां आयद हो जाए, तो ये तो नुकसान जो है, आई मीन यू मे बी एट अ वॉर विद योर पॉलिटिकल ओपोनेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्क की बात हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई इकदाम होता है तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हम सब ने भुगतने हैं। अलीना, इस वक्त पाकिस्तान एक, जिसे प्रेसिपिस कहते हैं ना, एक नहज के ऊपर, बर्बादी की नहज के ऊपर बैठा हुआ है। ये खान साहब ने नहीं किया, ये उस अशराफिया ने किया है जो पिछले 75 साल से इस्लाम पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, खासकर जरदारी और शरीफ माफिया जो कि पिछले 4 डेकेड से टर्न्स ले रहे हैं। ये उनका करना है। आज अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो, पाकिस्तान के लोगों को उनके राइट्स मिलें, पाकिस्तान के गुरबा के लिए काम किया जाए, पाकिस्तान के अशराफिया से पैसा लेके गरीबों तक पास किया जाए, उनकी वेलफेयर में इन्वेस्ट किया जाए, उसके लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में वो है कि पाकिस्तान में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी कायम की जाए। अगर जब तक इस्टेब्लिशमेंट बैठी रहेगी, जो उनका रोल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द लास्ट 76 ईयर्स, बेसिकली फंडामेंटल रीज़न जो है इसका सबसे बड़ा जो वजह है इस तबाही के धाने के ऊपर बैठे होने की, वो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है इसके अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट के स्टूजेस की, जो कि इस वक्त हुकूमत भी कर रहे हैं, पीछे भी हुकूमत करते आए हैं। ये पाकिस्तान के भले का काम है, ये पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से दुश्मनी क्या है और पाकिस्तान का भला करना क्या है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि खान साहब ने पॉलिटिक्स एंटर करने से पहले भी खान साहब ने पाकिस्तान की सिर्फ भलाई किया है। क्रिकेट की दुनिया हो, शौकत खानम, आई एम ए कैंसर सर्वाइवर माई सेल्फ, आई नो एग्जैक्टली क्या रोल शौकत खानम ने किया हुआ है, या नमल यूनिवर्सिटी हो जिसके ऊपर आप उनके ऊपर मुकदमा भी डाला हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। वो तो पाकिस्तान को देता रहा है, पाकिस्तान के अवाम के भले का काम करता रहा है, और जब प्राइम मिनिस्टर बना है तो फिर भी आप ऐसे काम किए जो कि कंसीवेबल ही नहीं थे, जो कि इन लोगों के लिए उसने किया, और वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। देखिए, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की दुश्मनी क्या है और पाकिस्तान का भला क्या है। ये सब कुछ पाकिस्तान का भला है, दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान का भला है, और अवाम भी, जो आपके वोटर्स हैं रऊफ साहब, वो भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपकी जमात से। मैं इंटरनल डिविजन्स पे आती हूँ, जो रिफ्ट्स हैं आपकी पार्टी के अंदर, कुछ और आपकी पार्टी के सिटिंग मेंबर्स जो हैं, उनका ये कहना कि जी पार्टी को कब्जा माफिया ने काबू किया हुआ है, कब्जा माफिया जो है वो आयद हुआ हुआ है। कितने संजीदा और कितने हर्टफुल कह लीजिए ये तमाम मामलात हैं, और क्यों नहीं, मतलब कोई हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई एक मैकेनिज्म नजर आता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? मतलब आज भी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, वो जब बाहर आएंगे तो चीजें रिजॉल्व होंगी, आप लोग क्यों नहीं इसको हैंडल कर पा रहे? देखिए, ये जो लोग हैं जो कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स इस वक्त लॉन्च किए गए हैं, ये आपकी जमात के अंदर जो इस वक्त लोग हैं, ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। आपको मैं इनकी टर्मिनेशन लेटर्स दिखा सकता हूँ लास्ट ईयर के, जो हैं, जो इनको मिले हुए हैं जब इन्होंने PTI छोड़ दी थी, मेरे पास मौजूद हैं। इनको अगर चाहती हैं तो बेशक आप यहाँ दिखा दीजिए। ये आज की बात नहीं है, ये सब लोग पार्टी को, दे वर लाइक द रैट्स हू जंप द शिप।
when it got wobbly, सबसे पहले ये लोग भागे थे, कोई आईपीपी में भागा था, कोई इधर भागा था, कोई उधर भागा था। तो ये पार्टी के मेंबर्स नहीं है, इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता। कल के रेजोल्यूशन में भी हमने कोर कमेटी की मीटिंग में यही कहा है। खान साहब ने भी आज अपनी बात पर उस वक्त तनकीद भी वो इसी बात पे कर रहे हैं कि कल आपकी कोर कमेटी जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रही थी वो इन साबका रहनुमाओं के मुतालिक था कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उनकी वापसी पार्टी में नहीं हो सकती, जबकि दिन इतने इंपॉर्टेंट है, आप बजट पे बात नहीं कर रहे, आप लोगों के मसाइल पे बात नहीं कर रहे, और तनकीद का निशाना तो इसी हवाले से मौजूदा क़यादत को बनाया जा रहा है। बजट के एक दिन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, मुजम्मिल साहब आए थे, हमारे और लोग भी बैठे हुए थे। हम लोग फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, हम हर चीज़ को वी टेक कॉग्निजेंस ऑफ एवरी डेवलपमेंट और हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। डेली हमारे 3-4 जो है बयानिए जारी होते हैं, फिर हम लोग बैठे होते हैं, आप लोगों के साथ बात करते हैं, वीलॉग्स पे ऊपर जाते हैं, हमारी स्पेस सेशंस होते हैं, वहाँ जाते हैं। तो जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, पार्लियामेंट के अंदर कोशिश कर रहे हैं, कानूनी महाज के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो रहा वैसे, लेकिन मैं उस पर बात मैं उस पर आऊँगी, लेकिन इससे मुतालिक ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, जो ख्वाहिश रख रहे हैं पार्टी में वापस आने की, बड़े बयानात भी इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। आज खान साहब ने क्या कहा है इनसे मुतालिक? देखिए, अगर इनका कोई इतना रिज्म भर भी पॉसिबिलिटी थी ना पार्टी में आने की, तो ये जो उनका कॉन्डक्ट रहा है ना पिछले कुछ दिनों में, उसने उसको भी कर दिया। ये पार्टी वैसे सोच रही थी अलोंग दीस लाइंस? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी पहले पार्टी की लीडरशिप जो है वो इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि फवाद साहब ने कहा खुद ही कि पंजोता साहब के जरिए जो है उनको पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। पंजोता साहब ने डिनाई किया इसको, परसों उनकी मुझसे बात हुई है, बल्कि उनका फोन आया था, उन्होंने डिनाई किया है कि मुझे मिसकोट कर रहे हैं। कोई पैगाम नहीं दिया, कोई मुलाकात नहीं हुई है, बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई है। मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज आई फील दैट इट इज बिलो माय डिग्निटी। लेकिन खान साहब मुलाकात रखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा हमें एक ही बात की है, जो बयानिया मैं हमेशा आपको बताता भी रहा हूँ, हमारा रिलीज भी होता रहा है, कि अगर मैं खुद जब बाहर आऊंगा तो मैं देखूंगा कि इनके साथ क्या कर रहे हैं, उस वक्त तक इनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं रखनी है। आज इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी से मुताल्लिक क्या कहा? कोई स्पेसिफिकली बात तो उन्होंने नहीं की आज, तो जनरल बात की है जी कि उनसे कुछ एंगेजमेंट नहीं करनी, दैट्स ऑल। जिन ने पार्टी छोड़ दी है वो छोड़ चुके हुए हैं। सो बाहर जब खान साहब आ जाएंगे तो इनके केसेस को देखा जाएगा, केस टू केस देखेंगे। उनका प्रेरोगेटिव है, खान साहब का प्रेरोगेटिव है। हम उनको जाके वहाँ जेल की दीवारों के पीछे जाके इन चीज़ों के ऊपर बॉदर नहीं करते। देयर आर सब्सटेंटिव इश्यूज व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड विद देम। दीस पीपल डोंट मैटर, दे आर इररेलेवेंट। कल का रेजोल्यूशन आप पढ़ लीजिए, इनकी स्टेटमेंट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल है। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ पीटीआई, and I don't, as an individual, I feel that they have no potential to be members of the PTI in the future also. रऊफ साहब, सबसे ज़्यादा तनकीद जो हो रही है, और क्या आप ये कंफर्म करेंगे कि आपकी जो केपी की क़यादत है वो ये बात कहती है कि सपोर्टर्स जो हैं उनकी तरफ से और वोटर्स की तरफ से बड़ा दबाव है, वर्कर्स का बड़ा दबाव है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक अब अभी तक कर रहे क्या है, एहतजाज की कॉल अभी तक क्यों नहीं दी है, और तनकीद का निशाना भी मौजूदा क़यादत को इसी हवाले से बनाया जा रहा है कि अभी तक इमरान खान साहब जेल में क्या कर रहे हैं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ी वैलिड अनरेस्ट है लोगों के ज़हनों में। वो लोग जो कि पार्टी से मोहब्बत करते हैं, खान साहब की ज़ात को बहुत इज़्ज़त देते हैं, कंसर्न है उनके, और हम उनको वैल्यू करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। हमें क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है। मेरा ट्विटर हटा के देखिए, मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं और लोगों को भी पड़ती हैं। तो हम उसको वी टेक इट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट के लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि खान साहब फौरी तौर के ऊपर लोग तो चाहते हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन हम बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अलीना, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर एक, हम पार्लियामेंट के अंदर एक रॉबस्ट रोल प्ले करें, वो हम कर रहे हैं। कानूनी महाज को फुली एक्सप्लॉइट करें, वो हम कर रहे हैं। और उसका आउटकम यह है कि 4 बड़े मुकदमों में से जिनमें खान साहब को सज़ा हुई है, 3 मुकदमों से उनकी बरियत हो चुकी है। एक मुकदमा है इद्दत का, शेमफुल केस, डिसाइसिवली शेमफुल केस, वो भी 2-2.5 हफ्ते पहले हो जाना था, खान साहब ने बरी हो जाना था। हुकूमत ने जिस तरीके से उस जज को प्रेशराइज़ किया, उसको रिक्यूज करवाया, और नए जज ने आके टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उस हमारी अपील को खारिज कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट में हमारी अपील 11 या 12 को सुनी जा रही है, तो ये मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा, इसने ख़त्म होना है। थ्योरेटिकली आई सी दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks टाइम खान साहब शुड बी पोटेंशियली इन ए पोजिशन टू कम आउट ऑफ जेल। 2 to 3 weeks? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ही इद्दत का मुकदमा है ना जी, और तो कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। तो ये जो है, और इद्दत का मुकदमा भी अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है, पता नहीं कितने महीनों से चल रहा है। तो आपको लगता है कि थ्रू जुडिशियल रूट ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे और एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मुझे नहीं लगता कि वो मूड है उनका कि वो खान साहब बाहर आए। सो अभी तक हम जो कुछ देख रहे हैं, अदालतों में कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ स्पेस नहीं लगती कि वो देने के लिए तैयार हैं। सो बिटवीन नाउ एंड इद्दत का मुकदमा ख़त्म होने के दरमियान 2-2.5-3 हफ्ते लगेंगे। शायद मुझे लगता है कि वो खान साहब को किसी और मुकदमे में गलत
फ्रिवलस तरीके से फ्रॉडुलेंटली गिरफ्तार करने तो 2-3 हफ्ते में तो फिर बाहर नहीं आते ना, तो टेक्निकली आ जाना चाहिए, इद्दत का मुकदमा खत्म हो जाएगा 2-3 हफ्ते आपके में। वैसे और अगर तो मैं ये करना, उसके बाद पॉलिटिकल महाज के ऊपर लोग हमें ब्लेम करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम पिछले 4-5 महीने से हमने दर्जनों एप्लीकेशंस दी हैं मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने की, किसी जगह भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी है। उसके बाद वो सारी एप्लीकेशंस जो है वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं। बट लोग सब एहतजाज के लिए इजाजत तो नहीं चाहिए होती। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने लोगों के साथ वो करवाएं जो 9th ऑफ के बाद हुआ है? क्या चाहते हैं आप कि हम पीटीआई के, देखिए रियासत का जो रवैया है पीटीआई के साथ, वो रियासत का रवैया वो जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। आपको पता है अगर रियासत का रवैया वो आपके साथ है तो फिर तो आप इस तरह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे। हम कम से कम चाहते हैं कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो वक्त भी गुजरता जा रहा है। हाँ, अगर रियासत हमें बिल्कुल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होगी, और ये जो हमारे हाई कोर्ट्स में भी मुकदमे पड़े हुए हैं वहाँ भी हमें स्पेस नहीं मिलेगी, इजाज़तनामे नहीं मिलेंगे, तो विल बी फोर्स्ड कि जी हम सड़कों के ऊपर आएँ। खान साहब ने कहा हुआ है कि तैयारी पकड़ें, मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ, हम उनकी उंगली का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद चल चल देखेंगे। सो खान साहब का ही इंतजार किया जाएगा कि वो प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, आप लोग खुद से खान साहब ने हमें खुद फरमाया हुआ है, रोका हुआ है कि प्रोटेस्ट की कॉल मैं दूंगा, आप तैयारी करें, हम तैयार हैं। जिस वक्त वो कॉल देंगे पूरी पार्टी बाहर होगी। पर रऊफ साहब उस पहले ही जो इतनी कंफ्यूजन और जिस तरह हम बात भी कर रहे थे, रिफ्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड अगर ये तमाम जो है अनासर नजर आ रहे हैं, सो ये तो मजीद जो है मामला हमें कॉम्प्लिकेटेड ही होते हुए आगे नजर आएंगे, इवन आप लोग के लिए भी। पार्टी यूनाइटेड है अलीना, पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है उस तरीके से कि जी हम कहें कि पार्टी टूट रही है। नो, सो एंड फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह वाली कोई बात भी नहीं है, टोटल फॉल्स। आप किसी से बात करके खुद उठाएं टेलीफोन, किसी से बात कर लें जिनका नाम लिया जा रहा है, शंदाना से बात कर लें, अफरीदी साहब से बात कर लें, अली मोहम्मद खान से बात कर लें। शंदाना साहब और मरवत साहब की रुकनियत से मुताल्लिक़ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं किया गया। सो कल कोर कमेटी में ऐसा कोई डिस्कशंस भी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। दे आर देयर इन द पार्टी, एब्सोल्युटली इन द पार्टी। और ये तमाम जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हो रही थी, एब्सोल्युटली फॉल्स, एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड। शंदाना ने खुद अपने आप को डिसोसिएट किया। देखिए, ये टाउट्स छोड़े गए हुए हैं पार्टी के ऊपर, मुझे टारगेट कर रहे हैं, शिबली को टारगेट कर रहे हैं, उमर साहब को टारगेट कर रहे हैं, गौहर साहब को टारगेट कर रहे हैं, और लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये टाउट्स हैं, दे आर बैकिंग। और ये सब और बातों में फेल होने के बाद पार्टी नहीं टूटी। पार्टी के लोग जो थे वो अब उनको बेल मिलनी शुरू हो गई हैं, पार्टी मौजूद है, पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी जीती है, पार्टी को किसी तरीके से ये लोग कमज़ोर नहीं कर सके। ये इनकी लास्ट रिजॉर्ट है, एफर्ट है। अब उन्होंने अपने ये चंद टाउट्स छोड़े हैं कि जी आप जाके पार्टी के अंदर रखना डालें, पार्टी को अंदर से वीक करने की कोशिश करें। लेट मी श्योर यू, ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। पार्टी और मजबूत होगी, और मजबूत होगी। राइट। रऊफ साहब, शहरियार अफरीदी साहब ने भी कहा कि उनको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को भी कोट किया कि लिस्ट में नाम ही नहीं होता तो मुलाकात कैसे करने दिया जाए। शहरियार साहब से मेरी 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, वी सैट टुगेदर फॉर सम टाइम। आज भी वो आए थे। मैं उस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक मीटिंग में जा रहा था, हमारी वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, तो मैं उनसे बात नहीं कर सका। उन्होंने रीइटरेट किया है अपनी कमिटमेंट टू द पार्टी। वो हमारा हरावल दस्ते हैं, वो हमारी आन है। उस बंदे ने बहुत सफ़र किया पार्टी के लिए, हम उसको छोड़ नहीं सकते, ना वो हमें छोड़ सकते, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। ही इज़ एंड विल रिमेन अ पार्ट ऑफ द पार्टी ऑलवेज। और ये उनके अपने अल्फाज हैं, और ये मेरी अपनी सेंटिमेंट भी है उनके लिए। राइट। रऊफ साहब, उमर अयूब साहब की बतौर सेक्रेटरी जनरल से मुतालिक भी खबर आप बता दीजिए, इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी आप लोग ने उनके रेजिग्नेशन के हवाले से पार्टी ने तो ऑलरेडी इसको अपोज किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, लेकिन खान साहब की तरफ से आज क्या गो हेड मिला है। और ख़बर हमारे पास ये है कि शायद इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बतौर सेक्रेटरी जनरल नहीं काम करेंगे। देखिए जी, मुझे अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। हमारी मीटिंग होती है जुमेरात को, आज वकीलों की मीटिंग हुई है, मैं वापस जाऊंगा सुबह से। मैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि उन्होंने क्या फरमाया है। मैं वापस जाऊंगा दफ्तर में, तो पता चलेगा क्या होता है। लेकिन परसों हम जाएंगे तो ये बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ द पार्टी उसने रिक्वेस्ट की है कि उमर साहब अपना इस्तीफ़ा वापस लें, और खान साहब से रिक्वेस्ट की, इस्तदा की है कि आप ये कबूल ना करें। इसी तरह से कल कोर कमेटी ने भी यही 2 काम तय किए हैं। तो अल्टीमेट फैसला तो खान साहब ने करना है। खान साहब के पास परसों जाएंगे हम रात को इंशाल्लाह ताला, और उनसे सारी ये डिटेल में बात करेंगे। राइट। और शेर अफजल मरवत साहब भी जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन जाते हैं, ये खान साहब डिसाइड करते हैं। उनके जो इश्यूज, आपने कहा कि मेंबरशिप तो उनकी रुकनियत मुअत्तल नहीं हुई है, लेकिन इज ही बैक इन द पार्टी?
He was always in the party. He has never been removed from the party. लेकिन जो उनके कंसर्न्स थे जब वो कहते थे कि रिजाइन करें, शिबली फराज साहब भी, वो एड्रेस हो गए? नहीं, शिबली फराज साहब तो रिजाइन नहीं करेगा, और क्यों रिजाइन करें वो? अब एक बंदे के कहने के ऊपर तो, मेरे कहने के ऊपर तो नहीं शिबली साहब छोड़ देंगे। तो यानी कि कंसर्न्स अभी तक मौजूद हैं? वो कंसर्न्स बैठ के एड्रेस होते हैं, वो उनके साथ अभी तक कोई ट्विटर हैंडल के ऊपर नहीं होते, पब्लिक डोमेन में हल नहीं होते हैं, वो पार्टी के अंदर बैठ के हल होते तो हैं। उनके साथ एंगेज नहीं किया जा रहा है? एंगेज्ड हैं लोग एंगेज्ड हैं, डेफिनेटली एंगेज्ड हैं। बट द कंसर्न्स आर स्टिल देयर। आई डोंट नो, मेरे साथ बात उनकी डायरेक्टली नहीं हुई है, लेकिन मैं सिर्फ उनकी ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यस, उनके कंसर्न्स अभी मौजूद हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वसंत साहब, सेक्रेटरी इत्तलात तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर। नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के हवाले से गुफ्तगू होगी, और लाहौर हाई कोर्ट की जो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती अपॉइंटमेंट से मुतालिक उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, आपसे आगाज़। आज लग तो ऐसे ही रहा था कि फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, और जिस तरह से ये बहरहाल मामला चल भी रहा था, लेकिन अचानक से 7 दिन के लिए मुलतवी कर देना, ये क्या हुआ है? देखें, लग तो ये भी रहा था कि पिछले हफ्ते ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि कहा गया कि 2 दिन पूरे केस सुना जाएगा और केस नहीं सुना जाएगा और केस कंक्लूड होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। अब प्रोलॉन्ग क्यों किया जा रहा है इसका नहीं पता, कि कोई ऐसी वजूहात हैं इसकी इम्प्लीकेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट में कोई वजह हो सकती है, या कोई और ये भी हो सकता है कि जजेस समझ रहे हों कि ताकि सोचने का ज़्यादा मौका मिले हर एक को, और मजीद एक हफ्ता दिया जाए, हर कोई अपनी मेहनत करे। आज तो ऑल्दो कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था मुझे 15 मिनट चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इससे गैर ज़रूरी तौर पे अब जो है वो बातें शुरू हो गई हैं कि ये डिले क्यों जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं, और हर लोग ओपनली कर रहे हैं कि क्या वो अगर वो मेजॉरिटी में होते तो उसी दिन यानी फैसला कर देते। ये जो डिले हो रहा है दैट मीन कि कहीं ना कहीं जो है वो ये है कि हालात इस तरह के नहीं हैं। मेजॉरिटी उन जजेस की है जो कम से कम ये समझते हैं कि ये जो सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दी गई हैं ये गलत दी गई हैं। साकिब साहब, मैं साकिब साहब का भी इनपुट ले लूँ। आपको क्या लग रहा है, क्यों मामला लटकाया जा रहा है, और जो हसनात साहब भी कह रहे हैं ये बात आप अग्री कर रहे हैं? हैरान कौन है। वैसे 24-25 जून को उन्होंने कहा था कि हमने कंक्लूड करना है, लेकिन फिर आगे बढ़ता जा रहा है, और फिर 7 दिन मतलब इसमें आगे। और इस 7 दिनों में आपको लगता है जो हसनात साहब भी कह रहे हैं कि वो जो अभी बातें लोगों को करने का मजीद मौका मिलेगा, वो उसमें इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? नहीं, वो तो डेफिनेटली है। आज के आप पूरी प्रोसीडिंग काजी साहब पे तनकीद जो है वो नहीं, आप पूरी प्रोसीडिंग उठा के देखें, वहाँ पे क्या किस किस्म के सवालात आए हैं। वो पार्लिमानी पार्टी का जो नोटिफिकेशन सामने आया वो मतलब उसको मुस्तरद ही कर दिया है। मतलब अटॉर्नी जनरल बात करता है तो वो तो ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी कहा ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। तो इसी तरह जो बाप पार्टी वाला मामला है, वो जो नशिस्तें दी गई थी उसको भी टोटली इग्नोर किया गया है। फिर जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, कह सब रहे हैं, और उसमें से अक्सर जजेस की राय भी है ये, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरफ जा नहीं रहे। क्यों, क्या मसला है? और आपने आज की डॉन अखबार की बहरहाल वो हेडलाइन भी देखी होगी। नहीं, वो मतलब डॉन वो नजर आ रहा है। अब असल मसला ये है कि जो कुछ हो रहा है वो नजर आ रहा है, और वो सवालात जो है वो बेंच ही करता है, और बेंच से ही जवाब आना ये अलग से एक हैरान कुन मामला है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो बात कर रहे थे कि ये संगीन एक आईनी खिलाफ वर्जी भी हुई है ना, मतलब आप पूरे एक डिसमेंटल कर दिया है पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपके एक जो गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, और उसको इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, उसको ना देखे। सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है जी हमारे सामने ना हम राइट होंगे या लेफ्ट होंगे, हमें बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। तो ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट है और फुल कोर्ट बैठी हुई है, उनको देखना चाहिए। मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, फैसला गलत था या तशरीह गलत थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें गलत थी। फैसला भी बिल्कुल गलत था क्योंकि आर्टिकल 17 को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आप एक पार्टी के साथ इस मामले में कि जी उनके सिंबल नहीं होगा, आपने तो पूरी कोशिश की कि वो उसका वोटर जो है उसको कम से कम वो समझ ना सके कि जी क्या उसकी पार्टी के सिंबल क्या है। लेकिन लोगों ने फिर भी जो है वो उन्हें पता था कि उसकी पार्टी का सिंबल क्या है उसके कैंडिडेट का, और उसी को ठप्पा उन्होंने लगाया। जहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात है, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त यूनानिमस नजर आ रहा है, वो ये है कि जनवरी 13 के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, सही नहीं हुई थी, और पीटीआई जो थी
वो वाइप आउट नहीं हुई थी, सिर्फ उनसे जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हुई है और उनसे निशान छीना गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके इफेक्ट नहीं है। अब ये जो गलती इलेक्शन कमीशन की है इसको दुरुस्त कौन करेगा? अब इस पे दो बातें, जैसे काजी फैसला कहते हैं कि जी मिट्टी पाओ आगे चलो, जो अब इसको हम नहीं चाहते। दूसरे जजेस कहते हैं कि हमने बुनियाद गलत बन गई, बुनियाद हो गई, आर्टिकल 187 किस चीज़ के लिए है? जब ये चीज़ें सारी गलत हुई हैं तो हमने इसको देखना है कि पीटीआई के साथ अगर इनको सीटें नहीं दी गई रिजर्व और इनको पार्टी इनको उस मामले को उधर से देखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। जैसे काजी फैसला कह रहे हैं मैं टैक्स को देखना है, टैक्स को देख के ही उनको अंदाजा है कि जी पार्टी के 187 टैक्स में नहीं है वैसे, वो 187 में है, लेकिन वो कहते हैं कि 185 में 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि किसी मामले में भी 187 बल्कि 185 का सेक्ट एम्प्लॉइज का केस था, जो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉइज के केस में 187 का इस्तेमाल हुआ। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे जिन्होंने किया। तो ये देखें जज दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिस्टम जो मौजूदा चल रहा है इसकी कंटिन्यूटी के लिए जो जस्टिस काजी फैसला की सोच है वो उसका होना ज़रूरी है। अगर दूसरी सोच है जिसमें जो है कि आर्टिकल 187 का इस्तेमाल या और जो मामला ट्रिब्यूनल के या जो, तो उससे जो मौजूदा सिस्टम है वो काफ़ी उसका इफेक्ट होगा। वो प्रिवेल फिर अल्टीमेटली कौन करेगा? अब यही मामला आ रहा है कि जस्टिस काजी फैसला अगर इस फैसला आज कर देते तो बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि प्रिवेल दूसरे जजेस करते। अब एक हफ्ते बाद देखते हैं क्या होता है। साकिब बशीर साहब, एक मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, लेकिन मैं शॉर्ट इनपुट आपका भी इस हवाले से चाहती हूँ कि क्या होता नजर आ रहा है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती हैं, सो आपको लगता है कि इट्स हाईली अनलाइकली कि ये नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए और ये अल्टीमेटली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ही आएंगी, या आप समझ रहे हैं कि स्टेटस को प्रिवेल कर सकता है? नहीं, वो उनके पास तो मेरा नहीं ख्याल कि जाएं। उसकी वजह यह है कि आज भी जो बेंच की जानिब से इम्पैक्ट की बात की जा रही थी, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कह रहे थे कि हम आंखें क्या जो है वो आंखें बंद कर लें जो कुछ हो रहा है या हमारे सामने जो है ये चीज़ आई हुई है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो खाली तो नहीं रहनी, ये तो एक चीज़ तय जो मुझे लग रही है। अब मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या दूसरी तरफ जाएंगी, एक बहुत तवील किस्म का मामला है जो पिछले तकरीबन 1 मंथ हो गया है, चलता आ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे अब कुछ खामोश जजेस भी हैं जो अल्टीमेटली हमायत जा सकती है चीफ जस्टिस की तरफ उनकी, और वो फिर वो वोट फैसला कौन भी हो सकते हैं। इसलिए 5-5 और बाकी जजेस जो है वो किस तरफ जाएंगे अहम चीज़ें हैं। फिर जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनका बाज़ औक़ात जो है वो मतलब अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है, लेकिन उनकी जानिब से जो सवालात आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन उनको डिफेंड कर सकेगा, जिस तरह बैरिस्टर गौर ने आकर बता दिया कि इलेक्शन कमीशन तो वो सारी चीज़ें लाए ही नहीं, कि जिस तरह उनका एक नुक्ते पे वो अड़े हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरफ जाती है, किस तरफ मामला और किस तरफ जा सकता है। बट एक मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। 2 सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, और हाई कोर्ट में जो तैनाती हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस की, सीनियरिटी का प्रिंसिपल कहाँ गया वैसे? देखिए, सीनियरिटी प्रिंसिपल बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, लेकिन एक उसमें ये बात थी कि अगर कोई एक जज पे बड़े संगीन किस्म की कुछ रिपोर्ट्स हों, कोई बातें हों, तो वो ये भी हो कि आइन में अगर दर्ज नहीं है तो फिर उसको इग्नोर भी कर देना चाहिए। उस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो करें। अगर आपने जूनियर जज को करना है तो सीनियर को कंसिडर कम अज़ कम करें। यहाँ जो 2 सीनियर जज जो सुपरसीड हुई हैं उनको आज कंसिडर किया, और यूनानिमसली सारे जजेस जो, और इवन हुकूमत चाह रही थी कि जैसे शुजात हों, उनके लिए हिसाब से अपने नोट किया होगा कि यकदम जस्टिस काजी फैसला पे तनकीद भी होना शुरू हो गई थी उन हल्कों की तरफ से जो जिनके हवाले से जस्टिस काजी फैसला और वो एक पेज पे नजर आ रहे थे। वजह ये थी कि जस्टिस शुजात जो है वो बज़ाहिर ये हाई कोर्ट को उसी तरह चलाते जिस तरह अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बाकिर नजवी साहब पे भी बहुत सी बातें थी। जस्टिस काजी फैसला उस मामले में पोजीशन ले बैठे, और बताया जाता है कि दूसरे मेंबरान ने जो उन्होंने चीज़ें रखी उनको वो निगेट नहीं कर सके। तो अब ये मामला है कि अगर एक जज पे इंटीग्रिटी का मसला है, उसकी कंडक्ट पे सवाल है, वो एज ए जज कैसे रह सकता है, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि जुडिशल कमीशन जब से बना है 2010-11 के बाद कि एक सीनियरिटी से हट के 2 जजेस को सुपरसीड करके एक खातून जज को अपॉइंट किया है। अब उनके हवाले से ये है कि जैसे आलिया नीलम एक तो पहली पंजाब की चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की। मेरा ख्याल है कि वो अगर देखा जाए तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब जिस तरह चला रहे थे लाहौर हाई कोर्ट को, उतना तो नहीं लेकिन उनके करीब करीब उसी तरह ही लाहौर हाई कोर्ट चलेगी। उसी तरह लाहौर। साकिब बशीर साहब, चीफ जस्टिस साहब माजी में तो बड़े खतूत लिखा करते थे, इस सीनियरिटी प्रिंसिपल की वायलेशन पर आपको क्या लगता है कि कितना उन पे जो तनकीद है वो संगीन होती नजर आएगी, और साथ साथ ये भी कि जुडिशल कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब क्या जजेस की एलिवेशन को लेके कोई पिक एंड चूज स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? एक तो उनको हो सकता है यकीनी तौर पर वो इस को देख रहे हों कि माजी में जब वो खतूत लिखा करते थे सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से, तो आज अगर वो नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ये अली बाकर नजफी 15 दिसंबर थी, आपको शायद याद है, रात सुप्रीम कोर्ट खुली और रात गए ये फैसला हुआ कि वो जो उन्होंने ये कहा था वो सस्पेंड कर दिया था, और ऐसे तासुर मेरा था इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। तो रात को जो लाइव थी वो प्रोसीडिंग, तो उसमें अली बाकर नजवी उनके कंडक्ट पर बात की थी चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कि इनके ये मिसकंडक्ट किया है इस जज ने। तो वो तो पता चल रहा था उनके वाले से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे फोकस थे तो आज उनको फिर समझ आ गई होगी कि कुछ ऐसे हालात फिर बन जाते हैं कि आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर शायद इसीलिए जो है वो आ गए हैं। अब देखना ये है कि ये जजेस क्या जो है वो सुपरसीड हुए हैं ऐसा वैसे, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है, तो ये कहना कि प्रेसिडेंट तो है नहीं कि ये जारी रखेंगे या कोई रिज़ाइन या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें हमें जो है वो नज़र आ सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ऊपर जाएंगे, पीछे जज जो है वो उनकी तैनाती होनी है, फिर अगर यहाँ से भी 3 नाम ऊपर जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो हिट लिस्ट पे नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो ट्रेंड्स भी बने, बातें भी, और पता नहीं क्या क्या क्रिएट हो सकता है। डेफिनेटली ये जो है वो चीज़ होगी, और क्योंकि प्रेसिडेंट अभी बनी है तो हो सकता है फ्यूचर में भी कहीं इस्तेमाल हो या होने का ये चांस हो। उनका मामला आएगा जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे। अगर ये वैसे एक्सटेंशन हो जाए तो अलग बात है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जब बनेंगे तो फिर फिर जो है वो सूरत हाल तब्दील होगी। बहुत शुक्रिया हसनान मलिक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।